अस्सलाम वालेकुम। अरशद शरीफ की असैसिनेशन के हवाले से मुख्तलिफ अफवाहें कहना चाहिए या उसको मुतज़ाद दावे कहना चाहिए कीनिया की पुलिस के हवाले से सामने आ रहे हैं, लेकिन वजारत दाखिला ने एक दो रुकनी टीम तश्कील दे दी है। पहले 3 रुकनी थी, अब उसको रिवाइज़ करके 2 रुकनी कर दिया गया। IB और FIA दोनों के नुमाइंदे, दोनों एजेंसीज़ के नुमाइंदे उस टीम का हिस्सा होंगे। पहले इब्तदाई टीम के अंदर ISI के नुमाइंदे भी थे, अब वो इसका हिस्सा नहीं है। ये 2 रुकनी टीम जल्द ही कीनिया जाएगी और तफ्तीश करेगी, फैक्ट्स फाइंडिंग होगी और साथ जुडिशल कमीशन बनेगा, जिसके नतीजे में उम्मीद की जानी चाहिए और दुआ भी करनी चाहिए कि कुछ हकायक सामने आए, क्योंकि एक पाकिस्तानी का कत्ल वहाँ हुआ है और नॉन पाकिस्तानी जर्नलिस्ट का, एक TV एंकर का, मारूफ आदमी का, जो एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट के ऊपर भी काम कर रहे थे बिहाइंड द क्लोज डोर्स। कहा जाता है कि मनी लॉन्ड्रिंग का ये जो पूरा नेटवर्क था, इसके ऊपर वो कोशिश कर रहे थे रिपोर्ट करने के। लेकिन ये बात जहन में रखिएगा कि अरशद पिछले 2 माह से इन हाइडिंग थे कीनिया में, क्योंकि उसके मुतल्लिक PTI और उनके जो करीबी लोग हैं वो कहते हैं कि उनको थ्रेट्स मौजूद थे और थ्रेट्स की वजह से वो दुबई गए थे और दुबई से फिर कीनिया गए जब उनका वीज़ा एक्सटेंड नहीं हुआ। अब यहाँ तक तो हमें मालूम है, लेकिन कीनिया के अंदर वो 2 माह किसके पास क्या पजीर रहे, वो 2 लोग जो हादसे के वक्त एक उनके साथ था और दूसरा शख्स जिसको कॉल की गई वो कौन थे, वहाँ तक कैसे पहुँचे, क्योंकि उनके करीब 3 लोग कहते हैं कि वो दोनों उसके दोस्त नहीं थे। तो ये एक सवालिया निशान है जिसके असल सच जो है पूरा उसका, वो पाकिस्तानी अवाम, अरशद की फैमिली और पूरी मीडिया के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। जो दावा किया गया था कि एक किडनैपिंग हुई है गाड़ी के अंदर और एक मिसटेकन आइडेंटिटी में पुलिस ने इस गाड़ी के ऊपर जब नाके से गुजरी तो इसके ऊपर फायर कर दिया, वो बहुत ज़्यादा काबिल कबूल नहीं लगता, क्योंकि जिस गाड़ी के अंदर एक बच्चे को अगवा करके रखा गया हो, उस गाड़ी के ऊपर पुलिस सीधे फायर नहीं मारती, और अगर फायर करना हो तो टायर फाड़े जाते हैं कि गाड़ी रुक जाए, या ड्राइवर वाली साइड को हिट किया जाता है, वो भी नहीं हुआ, तो पैसेंजर वाली साइड को हिट किया गया। तो ये ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब आसान नहीं है। इमरान खान जो दावा कर रहे हैं उससे शुबात कुछ और हो जाते हैं। वो बड़े फर्म बिलीव के साथ कहते हैं कि टारगेट किलिंग की गई, कल भी कहा उन्होंने, आज भी दोबारा कहा। तो इसका मतलब तो वो कहते हैं कि मैंने अरशद को 2 दफ़ा बताया। तो जो उनके पास इंफॉर्मेशन है वो किसी जुडिशल कमीशन को, किसी ऐसे ऑफिशियल फोरम के ऊपर, या बाकायदा उन्हें दरख्वास्त देनी चाहिए अदालत को खुद से लिख के पूरे हकायक, ताकि अनफोल्ड हो पूरी स्टोरी, पूरा सच जो है सबके सामने आए। ज़ुबानी दावों से या पॉलिटिकल स्टेटमेंट से सिर्फ इस मामले को दबा के आगे निकल नहीं जाना चाहिए, सच जानने की पूरी तगोदो करनी चाहिए। इमरान खान ने आज कहा क्या इसके ऊपर, पहले वो सुनाते हैं आपको। से हुआ है, मैंने उसको 2 दफा कहा कि मुल्क से बाहर चले जाओ, क्योंकि मुझे इंफॉर्मेशन थी इसको मारने लगे, धमकियां मिल रही, एजेंसी कभी कुछ उसको कह रही, हुक्म आते थे जी नामालूम नंबर से कि ये ना करो तुम्हें ये कर देंगे, पता था। फिर घर में उसको धमकियां दी उन्होंने, फिर उसको हमने मुल्क से बाहर निकाला, फिर दुबई के ऊपर पहुंच गया उसके पीछे कि दुबई से इसको वापस भिजवाया जाए, उधर से वो कीनिया गया और वहां भी उन्होंने उसका पीछा ना छोड़ा। बहुत अच्छा होता है कि इमरान खान अभी अरशद शरीफ वाले इशू के ऊपर ही चंद रोज़ फोकस कर लेते, ताकि ये सच जो है पहले पूरे तरीके से खुल के सामने आ जाता, और फिर वह अपना जो दूसरा वो इम्पोर्टेड हुकूमत और गैर मुल्की साजिश वाला जो बयानिया है उसकी तरफ दोबारा चले जाते। लेकिन दोनों अब इकट्ठे होकर चलेंगे। मैं जब प्रोग्राम करूँगा तो मैं उसके ऊपर, अरशद के ऊपर भी बात करूँगा, तो इमरान खान लॉन्ग मार्च ला रहे होंगे तो लॉन्ग मार्च भी डिस्कस करूँगा। जिम्मेदारी बन जाती है मीडिया की, क्योंकि इन्होंने मार्च लेके निकलना है, तो मार्च में अरशद शरीफ का स्लोगन लेकर नहीं निकल रहे, ये हुकूमत की बदली के लिए वो जो इनके इब्तदाई सियासी नारे थे उन्हीं को लेकर निकल रहे हैं। वो आज भी दोहराए हैं उन्होंने। न्यूट्रल के मतलब क्या कहा है वो दिखाते हैं आप। न्यूट्रल रहने की इजाजत नहीं दी उसने किसी को, चोरों के ऊपर मुसल्लत किया गया बैरूनी साजिश, यहाँ सहूलतकार थे, हैंडलर्स थे, और हमें यहाँ कहा गया कि जी हम न्यूट्रल हैं, ताकत आपके पास है और हम न्यूट्रल हैं। मेरे घर पे टाका पड़ जाए और चौकीदार कहे जी मैं न्यूट्रल हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, उनके ऊपर डाकुओं को बिठा के हम तो जी न्यूट्रल हैं। इमरान खान एक पॉपुलर लीडर हैं और एक बड़ी सियासी जमात के सरबराह हैं। इनको एहतजाज का और तहरीक इंसाफ को, प्रोटेस्ट का पूरा हक हासिल है, और पाकिस्तानी अवाम को भी अपना पूरी आवाज़ उठाने का, अपना एहतजाज का हक जो है पूरा है उनको। लेकिन इनके एहतजाज के साथ किसी और के हक जो है वो मफलूज नहीं हो जाने चाहिए। शहरों की बंदिश, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, एक आम आदमी की जो ज़िंदगी है वो मुतासर नहीं होनी चाहिए। पूरी आज़ादी से प्रोटेस्ट करें, तकरीरें भी करें, हुकूमत के ख़िलाफ़ भी बोलें, जलसे भी करें, सब कुछ करें, लेकिन सड़कों स्कूलों की बंदिश के बगैर। अगर स्कूल बंद होना शुरू हो जाए, इम्तहान मुलतवी होना शुरू हो जाए, हॉस्पिटल की एम्बुलेंसेस फंसी हों, तो फिर निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होता है, उसमें किसी का भला नहीं होता। लॉन्ग मार्च की तफसील इमरान बयान क्या कर रहे हैं वो भी सुनिए। जुमे को
लॉन्ग मार्च मैं अनाउंस कर रहा हूँ। लाहौर से मैं शुरू कर रहा हूँ। लिबर्टी 11 बजे हम वहाँ जमा होंगे और उधर से फिर हमारी मार्च शुरू होगी इस्लामाबाद की तरफ। इस्लामाबाद में हम सिर्फ कोई लड़ाई करने नहीं जा रहे और ना ही हमने कोई कानून तोड़ना है, ना हमने कोई रेड जोन में जाना है। जो भी इस्लामाबाद में होगा, जो अदालत ने हमें इजाज़त दी हुई है कि किधर जाके आप जलसा कर सकते हैं, उधर ही हम करेंगे। हमने कोई कानून नहीं तोड़ना। अगर किसी ने कुछ इस पे इंतशार किया, इनमें से लोग करवाएंगे, क्योंकि हमारे लोगों ने कभी इंतशार नहीं किया। इमरान खान की सियासत में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर सवाल उठाया जा सकता है। वो हर तकरीर में पिछले जब से वो सियासत में आए 20-25 साल 30 साल से जितनी आप तकरीरें सुने, तो वो कहते हैं कि मैं वो खिलाड़ी था, मैं वो कप्तान था जिसने क्रिकेट के अंदर न्यूट्रल अंपायर्स मुतारिफ कराए। ये क्रेडिट लेते हैं कि मैं वो कप्तान था जिसने क्रिकेट के अंदर न्यूट्रल अंपायर्स मुतारिफ करवाए। लेकिन जब सियासत के अंदर न्यूट्रल अंपायर की बात होती है तो कहते हैं अल्लाह ताला ने किसी को न्यूट्रल रहने की इजाज़त ही नहीं दी। अब उन्होंने मार्च लेकर आना है 25 मई, जिसमें वो पहले मार्च लेकर आए थे, वो जल्दबाजी में मार्च लेकर आए थे। जल्दबाजी, बहुत ही जल्दबाजी थी। उस दिन हमारी IMF से टॉक्स हो रही थी और उस दिन भी कोर्ट से जो दरख्वास्त दी गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, वो H9 एक इस्लामाबाद में जगह है कि वहाँ करेंगे, खुला मैदान है, वहाँ पे इतवार बाज़ार वगैरह भी लगता है, पीछे उसकी बहुत खुली जगह है जहाँ मौलाना फजलुर रहमान भी अपना धरना लेकर या मार्च लेकर पहुँचे थे और वहीं तक रहे थे। लेकिन उसके बाद ये ब्लू एरिया तक आए जिसका सुप्रीम कोर्ट के सामने केस भी है। तो उम्मीद है कि वो 25 मई वाले वाक़यात दोबारा दोहराए नहीं जाएंगे। ना वो एहतजाज करने वाले लोगों के ऊपर आंसू गैस चलाई जाएगी, ना वो औरतों और बच्चों के ऊपर वो शेल्स गिरेंगे, ना लाठी चार्ज होगा, ना दरख्तों को आग लगेगी, ना ये खौफ होगा कि कोई 2014 की तरह TV स्टेशन में घुस जाएगा या पार्लियामेंट की दीवारों के ऊपर चढ़ा होगा। उस सिचुएशन से बच के एहतजाज करना है। पाकिस्तान को एक स्टेबल कंट्री के तौर पर, एक महज़ब माशरे के तौर पर आगे बढ़ना है। उस तरीके से नहीं कि अपनी पब्लिक प्लेसेस के ऊपर, अपनी पब्लिक बिल्डिंग जो हमारी पार्लियामान है, जो पूरे मुल्क में एक जमहूरियत की लामत के तौर पर सामने आना चाहिए, उसके ऊपर चढ़ाई हो, या आपका जो स्टेट TV है उसके ऊपर चढ़ाई हो, तो ये बहुत ही मुनासिब सूरत हाल नहीं होगी। उसमें फिर स्टेट अपनी रेट इस्टेब्लिश करने के लिए पूरे ज़ोर से सामने आती है और वो सिचुएशन अगर क्राउड बहुत बड़ा हो और दूसरी तरफ से स्टेट अपनी फोर्स यूज़ करने की कोशिश करे तो एक एक्सप्लोसिव सिचुएशन डेवलप हो सकती है, जिसको बचाना है लीडरशिप का इम्तहान है। दोनों तरफ से इसका इम्तहान है। इमरान खान को भी जिम्मेदारी दिखानी होगी और हुकूमत वक्त को भी बिला वजह ताकत का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जहाँ एहतजाज करने का हक है उन्हें एहतजाज करने की पूरी आज़ादी देनी चाहिए और औरतों और बच्चों के ऊपर तो ख़ास तौर पर बिल्कुल गुरेज करना चाहिए, एहतियात करनी चाहिए कि कोई उनकी वजह से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे। ये तमाम दोनों इश्यूज़ जो हैं अरशद शरीफ उससे स्टार्ट करेंगे और फिर आगे ये जो पॉलिटिकल सिचुएशन और लॉन्ग मार्च है उसके ऊपर फोकस करेंगे। और इन दोनों इश्यूज़ के ऊपर के लिए आज हमारे साथ मेहमान शख्सियत हैं वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान। राना साहब, प्रोग्राम के आगाज़ में अरशद शरीफ के हवाले से वज़ारत दाखिला के पास क्या ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं? देखें जी, इस बारे में जो कीनिया की पुलिस है उसका जो इब्तदाई बयानिया या उसका जो मौक़िफ़ है वो भी हमारे तक पहुंचा है और उसके बाद कुछ सुना ये जा रहा है कि उस मौक़िफ़ में कोई और जो है वो तब्दीली आ रही है और मौके पे जो वाक़या हुआ उसमें भी कुछ थोड़ी सी चीज़ें ऐसे आ रही हैं कि वहाँ से गाड़ी जब उसे रोकने की कोशिश की गई, पहले ये था कि उसे चेज़ किया गया और फायरिंग कर दी गई और फिर उसको रोक लिया गया। अब कोई बीच में दो प्राइवेट लोगों के नाम आ रहे हैं कि वो टेलीफोन पे बात हुई, फिर किसी के घर गाड़ी को ले जाया गया, कोई 26 किलोमीटर की जो है वो बात आ रही है। तो ये एक ऐसी सूरत हाल है कि जिसमें जो है ये एक यानी कन्फ्यूजन जो है वो पैदा हो रही है। तो इसलिए ये मुनासिब समझा गया है कि हम अपने जो है वो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ और FIA के सीनियर ऑफिसर जो है वो उनको भेजें, वो वहाँ पे मौके पे जाके सारी सूरत हाल का जायज़ा लें और जायज़ा लेने के बाद जो भी मौक़िफ़ है या इसमें कोई अफवाह का अमल दखल है तो इसको पूरी तरह से वेरीफाई करके ताकि मौके पे जो हुआ है उसके मतलब जो है वो हमें कोई अबहाम ना हो। तो उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे, जो जुडिशल कमीशन और दूसरी चीज़ें जो मुतालबा है सहाफ़ी बरादरी का भी और
अरशद शरीफ मरहूम की फैमिली का भी, तो उसके बाद फिर उस तरफ हम प्रोसीड करेंगे। ये टीम राणा साहब कब रवाना होगी? ये मेरी अंडरस्टैंडिंग तो कल ये थी कि ये टीम जो है इसे आज रवाना हो जाना चाहिए। उस टीम में थोड़ा एक जो है वो थोड़ा यानी उसमें एक प्रॉब्लम आया था कि उसको हमें री नोटिफाई करना पड़ा, क्योंकि एक इंटेलिजेंस एजेंसी जो है उसको हमने शामिल किया था, लेकिन उसकी तरफ से फिर बाद में माजरत आ गई, तो इसलिए फिर उसको हमने री नोटिफाई किया है। तो मेरा ख्याल है कि आज राणा साहब क्यों माजरत की फ्लाइट अवेलेबल होती है, नहीं इसके ऊपर मेरा ख्याल है कि मैं जिस पोजीशन में हूँ मैं तबसरा नहीं कर सकता। बहरहाल ये होती हैं ये चीज़ें, किसी को जो है वो एक गवर्नमेंट जो है वो बाहमी मशावरत के साथ ही, क्योंकि जब एक से ज़्यादा एजेंसीज़ और लोग आपको अवेलेबल हों तो फिर विलिंग जो है वो ऑफिसर्स जो है वो ज़्यादा बेहतर तौर पे काम कर सकते हैं। राणा साहब, जो इंसिडेंट है, आपने कहा कि पुलिस का अब एक नया मौक़िफ़ सामने आ रहा है, मैं नया मौक़िफ़ भी आपकी ज़बानी जानना चाहता हूँ। अब नया मौक़िफ़ उनका क्या सामने आया है कीनिया पुलिस का? देखिए, पहला मौक़िफ़ तो ये था कि जी नाके पे कोई इस तरह से कोई गाड़ी जो है वो वहाँ से चोरी हुई और फिर एक नाका था, वहाँ पे गाड़ियों को रोका जा रहा था, ये गाड़ी रुकी नहीं और इसको चेज़ किया गया और फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में अरशद शरीफ जो है वो शहीद हुए। अच्छा, अब एक नया मौक़िफ़ जो सामने आ रहा है वो कोई इस तरह से है कि जी गाड़ी के अंदर से फायरिंग हुई। अब ये पहले मौक़िफ़ में तो ये बात बिल्कुल नहीं थी। अच्छा, दूसरा ये आ रहा है कि जब गाड़ी के ऊपर फायरिंग हुई है तो वहाँ पे गाड़ी फिर रुकी नहीं है या गाड़ी को फिर चेज़ करके रोका नहीं गया, जो कि पहली बात में था। तो गाड़ी जो है वो कोई जो गाड़ी के अंदर आदमी मौजूद था, जिसका नाम मुबैना तौर पे खुर्रम बताया जा रहा है, कि उसने किसी को फ़ोन किया और फ़ोन करने के बाद फिर ये गाड़ी उसके घर ले गया, जो कि उस नाके से कोई तकरीबन 26 किलोमीटर के ऊपर थी। और वहाँ पे जाने की जाते हुए जो है वो रास्ते में अरशद शरीफ जो है वो शहीद हो चुके थे। तो अब मालूम नहीं कि ये उसका पुलिस का सेकंड वर्जन जो है ये ऑन रिकॉर्ड है या ये वैसे ही वहाँ पे भी जो है वो पतरे चल रहे हैं, अफवाहें चल रही हैं। पहले कोई बात चल रही थी, उसके बाद दूसरी बात जो है वो चलना शुरू हो गई। लेकिन इसमें यह है कि अभी तक कीनिया गवर्नमेंट का एक बाज़ाब्ता मौक़िफ़ रिपोर्ट, जो कि यकीनन वो हमें गवर्नमेंट लेवल पे सबमिट करेंगे, वो अभी तक जो है वो जारी नहीं हुआ और अभी तक हम तक नहीं पहुंचा। लेकिन उसके पहुंचने में जारी होने में वक्त लग सकता है। जो कहानी है उस वक्त में ये अफवाहें जो है वाली और गाड़ी वाली, वो बात चीज़ें उसमें एक्सेप्टेबल कुछ मालूम नहीं होती, काबिल कबूल नहीं है। कहा जाता है कि एक अबडक्शन हुई किसी गाड़ी में बच्चे की और वो गाड़ी मिलते जुलते नंबर की थी, पता नहीं सेम मेक था, सेम कलर था, सेम मॉडल था या नहीं था, ये भी मालूम नहीं है। और वो गाड़ी अगर उसमें बच्चा सवार था तो बच्चे के सवार होते हुए क्या उस गाड़ी के ऊपर फायर किया जाएगा, ये एक सवालिया निशान है। फिर ड्राइवर को हिट करने की बजाय पैसेंजर वाली सीट जो है, साथ वाली सीट है, उसको हिट किया गया जिस पे अरशद बैठा हुआ था। तो ये कुछ सवालिया निशान है जो समझ नहीं आते। बच्चा अंदर हो तो गाड़ी के ऊपर सीधा फायर नहीं हो सकता और पैसेंजर साइड पे तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ड्राइवर साइड को अगर हिट करना है तो फिर भी कोई बात बनेगी कि गाड़ी रोकने की। ये मलिक साहब ऐसे अबहाम हैं जो कि हमने ये फील किया है कि ये बड़े डेंजरस हैं। और फिर कुछ यहाँ पे लोग ऐसे हैं कि जो इस सूरत हाल से भरपूर सियासी फ़ायदा उठाना चाहते हैं। वो इसके ऊपर एक ऐसी झूठ की इमारत तामीर करना चाहते हैं कि जिसमें वो अपने यानी इवल डिज़ाइन को जो है वो पूरा करना चाहते हैं। तो इसीलिए हमने ये फ़ैसला किया है कि मौके पे जाके हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, जो एक्सपीरियंस्ड हैं, वो जाके देखें, मालूम करें और ख़ुद आके वो बताएं कि जी वहाँ पे मौके पे ऑन दी अक्रंस ये इस तरह से जो है वो वहाँ पे वाक़या पेश आया।
बाकी उस वाक़े के मुज़फ़रात जो है वो आगे पीछे वो सारी चीज़ें जो हैं वो ठीक है, वो कमीशन इंक्वायरी में या जो इंक्वायरी कीनिया की गवर्नमेंट करवा रही है उसमें चीज़ें रिड्रेस हो जाएंगी या सामने आ जाएंगी। लेकिन कम से कम मौके पे जो हुआ है, जिस तरह से अक्रंस टुक प्लेस, वो तो कम से कम जो है वो विदाउट एनी अबहाम जो है वो सामने आने चाहिए। क्या हुकूमत पाकिस्तान ने या पाकिस्तान के किसी इदारे ने अरशद शरीफ को यूएई से डिपोर्ट करवाने के लिए दबाव डाला? क्या यहाँ से कोई ख़त लिखा गया या यूएई अथॉरिटीज़ से रब्ता कायम किया गया कि अरशद को वापस पाकिस्तान भेजें? देखें मलिक साहब, इसकी कोई एविडेंस नहीं है, इसकी कोई कंप्लेंट नहीं है, इसका कोई इससे पहले जिक्र नहीं है। लेकिन जो लोग ये कंप्लेंट कर रहे हैं, जो लोग अब इस बात के ऊपर जो है वो अपना झूठ जो है वो उसको जो है वो उसार रहे हैं, आप मुझे बताएं कि क्या उनकी ये कैपेसिटी नहीं है कि अगर दुबई में किसी के ऊपर इस बात का दबाव होता कि उसे वहाँ से निकाला जाना जो है वो ज़ेरे बहस था, तो वो उसकी मदद नहीं कर सकते थे? वहाँ पे उसे जो है वो स्टे फराहम नहीं करवा सकते थे? और अगर वहाँ से जाना था तो कीनिया तो एक बड़ा अनसेफ मुल्क है, और वहाँ पे इस किस्म के हालात जिस हादसे से अरशद शरीफ पेश आए हैं, तो वहाँ से तो एक्सपेक्ट किया जा सकता है उस मुल्क से कि वहाँ पे कोई इस किस्म का जो है वो खुदा न खास्ता हादसा हो सकता है। उसे किसी यूरोपीय मुल्क में जो है उसे वीज़ा नहीं दिलाया जा सकता था। इन लोगों के अपने जो है वो सोने की कानें जो है वो दुबई में मौजूद हैं। इनका अपना जो है वो अपना जो कल पेशावर में जो है वो आंसू बहा रहे थे और अपना जो है वो झूठ का जो है वो पहाड़ उसकी डेड बॉडी के ऊपर जो है वो उसार रहे थे। तो इनमें इतनी भी हिम्मत नहीं है या इतना भी इनका जो है वो बस नहीं चलता कि ये किसी जगह पे किसी के ज़ुम्मे लगा देते। ये दो बंदों को फ़ोन करते तो वो दोनों जगह पे जो है उसकी जो है वो रहायश का या उसके जो है वो जाने का बंदोबस्त हो जाता। इन्होंने उसे पूछा नहीं है, उसे उसका कोई ख्याल नहीं रखा। हालांकि वो आदमी जो है वो जिस अलमनाक जो है वो हादसे से दो चार हुआ है और वो कीनिया जैसे मुल्क में जाके, तो वो उसके बेनिफिशियरी ये दोनों थे। वो चैनल उसका बेनिफिशियरी था जिसको प्रोग्राम करता था। दोनों से मुराद ये है कि अपना पीटीआई इमरान खान, जो मौक़िफ़ अरशद शरीफ ने इख्तियार किया हुआ था, भले उनका अपना मौक़िफ़ होगा, मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने किसी के कहने पे किया होगा, वो बड़ा जुर्रतमंद आदमी था। मेरे केस में उसने बिल्कुल जो है वो मेरे मौक़िफ़ की उसने तईद की, उसने कंडेम किया। तो जो मौक़िफ़ उसने इख्तियार किया हुआ था उसका बेनिफिशरी इमरान खान था, उसका बेनिफिशरी जो है वो पीटीआई रजीम था, पीटीआई थी। ये जो वो सर इमरान ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बात कही है उसके क्या शवाहिद हैं? उन्होंने कहा कि एक थ्रेट मौजूद था और इमरान के भी इल्म में बात आई, इमरान खान के इल्म में बात आई और इमरान खान ने 2 दफ़ा उसको आगाह किया। क्या केपी गवर्नमेंट ने या किसी और सरकारी इदारे ने कोई ऐसे थ्रेट से, केपी गवर्नमेंट बशमूल सीटीडी केपी के या किसी और इदारे ने ऐसे किसी थ्रेट से आगाह किया अरशद शरीफ को, या आपके नॉलेज में है ऐसे थ्रेट्स? किसी ने नहीं किया। और आप मुझे बताएं कि अगर ये कोई ऐसा थ्रेट था तो इसके पास उस वक्त केपीके की हुकूमत थी, बाद में दोनों सूबों की हुकूमत थी, तो उसे किसी जगह पे जो है वो सिक्योरिटी फराहम करके तो उसे जो है वो जगह नहीं दी जा सकती थी। उस बंदे ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया, उस मौक़िफ़ का सबसे बड़ा बेनिफिशरी तो इमरान खान और पीटीआई थी, इनकी गवर्नमेंट थी, और उसके बाद वो चैनल था। इनको चाहिए नहीं था कि अगर उस बंदे के ऊपर कोई मुश्किल वक्त आ गया था, चले इनकी ये बात को आप तस्लीम कर लें कि जी उसे थ्रेट थे और उसे ख़तरा था, तो चलो अगर उसके ऊपर कोई मुश्किल वक्त आ गया था इनको उसके साथ नहीं खड़ा होना चाहिए था। इन्होंने बिल्कुल उसे लावारिस कर दिया और अब उसके ऊपर जो है वो आंसू बहा रहे हैं और दोबारा उसकी शहादत को, उसकी जो है वो डेड बॉडी को जो है वो इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने इस ईवल डिज़ाइन के लिए।
तो ये तो दुबई से कीनिया किसने रवाना किया, किसने उसको ये तजवीज़ दी कि दुबई से कीनिया चले जाएं, और ये खुर्रम से और वो लड़का दूसरा वकार, इससे उसका बराह रास्त रब्ता नहीं था। मैंने उसके करीबी लोगों से पूछा है, वो इन दोनों को नहीं जानता था। किसने उनका इनसे रब्ता कायम करवाया, किसने दुबई से वहाँ भेजा और किसने देखिए नदीम अर्क साहब, मैं विदाउट ऑन पेपर जब तक कोई चीज़ ना आ जाए, एक चैनल से मुंसलिक ही एक शख्सियत है जिसके मतलब ये कहा जा रहा है कि उनका वहाँ पे एक बड़ा बिजनेस हाउस है और शायद उस वजह से जो है वो कीनिया में चले गए। लेकिन एक दूसरी वजह जो मुझे ज़्यादा करीने क़यास लगती है कि उस आदमी की इन दोनों उस चैनल ने भी और इस पीटीआई या इमरान खान साहब जो इस वक्त बड़े आंसू बहा रहे हैं, इन्होंने उस बंदे को बिल्कुल लवारस किया, उसकी बात नहीं पूछी इन्होंने, और उसे कोई ऐसी उसके पास अप्रोच या पोजीशन नहीं थी कि वो या तो दुबई में किसी को अप्रोच करके वहाँ पे जो है वो अपना स्टे जो है उसको प्रोलॉन्ग कर लेता, या वो किसी जगह पे वीज़ा हासिल करके चला जाता। कीनिया जो है, कीनिया पे क्योंकि आपको ऑन अराइवल जो है वो वीज़ा मिल जाता है, तो इसलिए मेरा ख़्याल है कि शायद उन्होंने वहाँ जाना जो है वो इसलिए उन्होंने चूज़ किया हो कि मेरे पास वीज़ा तो है नहीं, तो ना मुझे मिल रहा है ना कोई मेरी मदद कर रहा है, तो मैं वहाँ पे चला जाऊँ और वहाँ पे मुझे ऑन अराइवल जो है वो वीज़ा मिल जाएगा। और वहाँ पे कीनिया में उनका जाना जो है वही जो है इस अलमनाक हादसे का जो है वो सबब बना। इमरान का इल्ज़ाम ये भी है कि टारगेट किलिंग की गई है अरशद शरीफ की। ये बहुत सीरियस चार्ज है। इसका मतलब है कि किसी एक ने पूरी ट्रेल अरशद शरीफ की किसी ने प्रोवाइड की है, जो भी टारगेट किलर था उसने उसको ट्रैक डाउन किया दुबई से कीनिया तक और वहाँ जाके उसको मारा है। ये एक सेटअप भी हो सकता है। आप इस अंदाज से इसको देखते हैं कि टारगेट किलिंग की गई और इसमें एक से ज़्यादा नासर मुलव्वस हो सकते हैं? देखें, इसमें अब जो कीनिया की पुलिस है, अगर तो वहाँ पे किसी माफिया ने ये काम किया होता तो ये बात ज़्यादा रेलेवेंट हो सकती थी। अब वहाँ पे पुलिस का, गवर्नमेंट का जो है वो इस किस्म की एक्सरसाइज में मुलव्वस होना प्रेमा फशाई तो ये बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन एक बंदा जो इतनी जो है वो दावे के साथ कह रहा है कि जो है ये टारगेट किलिंग हुई है, तो यही ये कहीं उस टारगेट किलिंग का जो है वो की बुनियाद और सबब ये बंदा ही ना हो, क्योंकि हमने आगे देखा है ना कि ये जस्ट लाइक माफिया जो है ये काम करते हैं। किस तरह से इन्होंने जो है वो अमेरिकी वो साइफर वाली जो है वो साजिश, किस तरह से प्रोग्राम बन रहा था कि जी इसके ऊपर खेलना है, इसके ऊपर ये करना है। इसी तरह से और जो इनकी वीडियो लीक्स हुई हैं, तो ये यानी सामने कुछ और है और पीछे जो है वो बिल्कुल एक माफिया की तरह जो है वो एक्ट करते हैं। और अब आप देखें कि जो लॉन्ग मार्च इन्होंने अभी जुमे को अनाउंस करना था, उसे 2 दिन पहले जो है वो अनाउंस किया। यानी एक तरफ उस अपना की डेड बॉडी पड़ी है और इन्हें अपनी जो है वो सियासत की पड़ी है। ये उसकी डेड बॉडी जो है वो उसी वक्त वो पाकिस्तान पहुंच रही थी और ये अपने लॉन्ग मार्च का जो है वो ऐलान कर रहे थे। इंटीरियर मिनिस्टर राणा सनाउल्लाह, तुम भी तैयार हो जाओ और जो तुम्हारे हैंडलर हैं वो भी सब देखेंगे कि इस मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा अवाम का समुंदर इंशाअल्लाह इस्लामाबाद पहुंचेगा और हकीकी आजादी लेके आएगा। आप बताइए राणा साहब, तैयार हैं आप? जी बिल्कुल, मैंने तो इन्हें बार बार ये कहा है कि हम बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन तुम समुंदर लेके आना, फिर उस 25 मई की तरह 7-8 हज़ार बंदे लेके ना आ जाना और फिर तुम्हें जो है वो दुम दबा के जो है वो भागना पड़े। अब समुंदर ही लेके आना, जो तुमने दावा किया है कि मैं 20 लाख बंदे लेके आऊँगा, मैं 30 लाख बंदे लेके आऊँगा, तो ये फिर अब जो है ना वो इतना क्राउड लेके आना, तो वैसा ना हो जिस दिन तुम्हें जो है वो नाहल किया गया इलेक्शन कमीशन ने
और उस दिन तुमने रात पूरी दिन पूरा जोर लगाया कि निकलो बाहर, निकलो बाहर। दोनों सूबों की हुकूमतें लोगों को बाहर निकालती रही, पुलिस लोगों को बाहर जो है वो निकालती रही, पुलिस जो है वो सड़कें ब्लॉक करके उनको देती रही कि जनाब को रौनक बन जाए। और पूरे मुल्क में दोनों सूबों में बड़े शहरों में 200-250 और छोटे शहरों में कहीं 30, कहीं 40 और कहीं 50। ऐसा ना फिर आपका हो। आप आए, समुंदर लेके आए और समुंदर लेके आके आप यहाँ इस्लामाबाद में बैठे, आपका समुंदर हम भी देखेंगे, बाकी दुनिया भी देखेगी। और अगर वाकई जीटी रोड ब्लॉक करने की इजाजत देंगे, समुंदर आप अगर 20 लाख लोग लेके आ गए, यानी अगर ये 20 लाख लोग लेके आ गए तो फिर वाकई फिर हम इस बात के ऊपर गौर करेंगे कि वाकई जो है वो कौम आपके साथ खड़ी है। लेकिन अगर आप ना ला सके तो फिर आप इस जो है मुल्क दुश्मन एक्सरसाइज से और इस मुल्क में जो फितना आप फैलाना चाहते हैं, जो फसाद बर्पा करना चाहते हैं, कौम को तकसीम कर रहे हैं, कौम की नौजवान नस्ल को गुमराह कर रहे हैं, आप इससे फिर तौबा करें। सर 20 लाख लोग ले आए तो फिर आपको वैसे ही इस्तीफा उस दिन दे देना चाहिए। मेरे ख्याल में आपको छोड़ देनी चाहिए। फिर मान लें कि इमरान खान को हुकूमत दे दें या इलेक्शन करवा दें। चले मलिक साहब, आप हमारी सालसी करवा दें। अगर 20 लाख ले गए तो हम इस्तीफा दे दें, अगर ये ना ला सके तो फिर ये इस्तीफा दे दें और ये इस कौम की जान। ये ऑन एयर तो मैं तजवीज़ आपकी उन तक पहुंचा सकता हूँ, लेकिन मुनसब भी आप नहीं करवा सकता। नहीं, मुनसब भी आप ही गिन के बता दीजिएगा कि जनाब 20 लाख हैं या 20,000 हैं। चले, ये तो कैमरे की आंख से उस दिन बताएंगे। लेकिन जीटी रोड में कुछ चीज़ों के ऊपर मेरी हमेशा तशवीश होती है। मैं हमेशा चाहता हूँ पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी पब्लिक मीटिंग्स करें, तकरीरें वीरें करें, सब अच्छा लगता है। लेकिन जब जीटी रोड या कोई भी रोड बंद हो जाए, अस्पताल की वैनें फंसी हो, स्कूल के बच्चे फंसे हो, तो फिर लम्हा फिक्रिया होता है। शहर ब्लॉक हो जाए फिर लम्हा फिक्रिया होता है। एज इंटीरियर मिनिस्टर आपका एक रोल है यहाँ पर, लॉ इन्फोर्समेंट के इदारों का भी रोल होगा। पहले जीटी रोड और फिर इस्लामाबाद की बंदिश, इसके ऊपर क्या पोजीशन होगी? जी, हम इस्लामाबाद को तो जो हमने स्ट्रेटजाइज किया है, हम इंशाल्लाह बंद नहीं होने देंगे और लोगों को इस तकलीफ़ में मुब्तला नहीं करेंगे। इंशाल्लाह ताला हर कीमत पे रास्ते जो है वो खुले रहेंगे। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट का हुक्म भी बड़ा वाज़ेह है कि किसी अमलाक को नुकसान ना पहुँचाया जाए और रास्ते जो है वो बंद ना किए जाएँ, ट्रैफिक जो है उसको डिस्टर्ब ना किया जाए। और इन चीज़ों को मलूज़े खातर रख के सुप्रीम कोर्ट ने आज भी कहा है, पहले भी कहा है कि एहतजाज जो है, पुरअमन एहतजाज जो है वो हर किसी का हक है। अब ये कह तो यही रहे हैं कि ये हमारा पुरअमन एहतजाज होगा, लेकिन अगर ये वायलेंस की तरफ जाएंगे तो फिर हम भी यहाँ पे मौजूद हैं और अदालत आलिया और अदालत उस्मा भी यहाँ पे जो है वो रिट को रिस्टोर करने के लिए जो है वो यहाँ पे मौजूद है। बाकी जहाँ तक जीटी रोड का तल्लक है तो हम तमाम सूबों के चीफ सेक्रेटरीज़ को और जो है अपना आईजीज़ को आइन के आर्टिकल 148 और 149 के तहत, जो कि फेडरल गवर्नमेंट का एक इस्तेहकाक है, उसका एक राइट है, तो हम उनको इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि वो इस किस्म की किसी सूरत हाल को जो है वो पैदा ना होने दें और लॉ एंड ऑर्डर को रिस्टोर करें। आज एक पैगाम या उनका मैसेज है शायद ट्विटर के ऊपर नवाज शरीफ साहब का कि ये नए आर्मी चीफ की तैनाती को जहन में रख के इमरान खान ये कर रहे हैं। नए आर्मी चीफ की तैनाती आप कर क्यों नहीं देते? अब तो बात मेरे ख्याल में कोई ऐसी है नहीं, पीछे 1 महीना रह गया तो आपको कर देनी चाहिए ताकि ये तनाज़ा वैसे ही समेटा जाए। मेरा ख्याल है, ये मेरी सोच या मेरी असेसमेंट है कि मैं इस बारे में कोई जो है वो प्रीवी नहीं हूँ किसी चीज़ का कि जो आर्मी या इंस्टीट्यूशन जो है, इंस्टीट्यूशन की जो थिंकिंग है शायद इस तरह से है कि ना तो वो इस अंदाज से इस मामले को आगे प्रोसीड करना चाहते हैं कि जिससे ये मालूम हो कि इस किस्म की सूरत हाल में जो है वो इफ़ेक्ट हुआ है, ना करने में और ना करने में, दोनों सूरतों में ये तसर उभरे कि जी ये इस वजह से जो है वो जल्दी कर दिया है या इस वजह से जो है वो नहीं किया जा रहा। ये दोनों सूरतें जो है वो इंस्टीट्यूशन के लिए जो है वो मुनासिब नहीं है और ये इंस्टीट्यूशन के लिए डैमेजिंग है।
तो इसलिए इसका जो एक रूटीन तरीक़ाकार है उसके मुताबिक ही जो है ये होगा, ना तो ये बहुत पहले होगा ताकि ये तसर ना जाए कि जी ये इस चीज़ से बचने के लिए कर दिया गया है, और ना ही जो है इसमें कोई डिले की जाएगी ताकि ये समझा जाए कि शायद इसकी वजह से जो है ये अमल डिले किया जा रहा है। तो मेरा ख़्याल है कि नवंबर का दूसरा और तीसरा हफ्ता जो है वो इंतहाई रेलेवेंट है, और अब वो आया चाहते हैं, तो मेरा ख्याल है ये हो जाएगा, ये इशू जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा। तो इसका मतलब मिडिल ऑफ नवंबर तक आप तैनाती कर सकते हैं? मेरा ख्याल है कि फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में ये प्रोसेस जो है इसका आगाज़ हो जाएगा, तो देन कंप्लीशन है, कंप्लीशन में कोई 2-4 दिन लग सकते हैं, सेकंड वीक आ सकता है। राना साहब, अब एक इमरान खान डर्टी हैरी की टर्म यूज़ कर रहे हैं, मैं आपको सुनवाता हूँ। वो पिछले 2 रोज़ से बार बार इसका इसरार कर रहे हैं कि जिन लोगों को पकड़ा गया, आज़म स्वाति को पकड़ा गया, शहबाज गिल को पकड़ा गया, तो उसको नंगा करके मारा गया। आज उन्होंने दोबारा इस इल्ज़ाम को दोहराया, सुन लीजिए। ये इस्लामाबाद में भी एक डर्टी हैरी आया हुआ है, और जब से वो आया है लोगों को डरा रहा है, धमका रहा है, सोशल मीडिया के बच्चों को उठा रहा है, और उसको एक अजीब उसके ज़हन में बीमारी है कि वो जब तशद्दुद करता है किसी पे तो उनको नंगा करके करता है। ये बेशरम आदमी ये हमारी आइन और कानून की खिलाफ वर्जी करता है। ये डर्टी हैरी सुन लो, ये तुम्हें मैं एक दिन इंसाफ के कटहरे में खड़ा करूंगा। राना साहब, ये किसको कह रहे हैं, और क्या ऐसे ही हो रहा है कि आज़म स्वाति को या बाकी लोगों को नंगा करके तुम पे तशद्दुद किया गया? ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है, इसका सियासी ज़हन है, ये हर मामले में इसी तरह कहानियां घड़ता है। ये मैं इसे दावत भी देता हूं और इसे चैलेंज भी करता हूं कि आज़म स्वाति साहब एप्लीकेशन लेके आए, वो किसी को नामजद करें या किसी को नामालूम करें, वो उसमें लिखें कि उनके साथ ये वाक़या पेश आया, मैं उसका मुकदमा भी दर्ज करता हूँ और मैं उसकी इंक्वायरी भी कराता हूँ। उसकी बिल्कुल जो है वो थारो इन्वेस्टिगेशन होगी, और ये फिर देख लें कि अगर ये गलत साबित हुए तो फिर ये बताएं कि इनकी सज़ा क्या होगी। जो शहबाज गिल चैलेंज अच्छा है, खैर आज़म स्वाति साहब आपको दरखास्त देनी चाहिए। लेकिन ये कह किसको रहे हैं डर्टी हैरी? जिनसी तशद्दुद हुआ। देखिए अब इसका क्या मालूम है जी, कभी ये मिस्टर एक्स कहता है, कभी मिस्टर वाई कहता है, अब मिस्टर जेड पे आ गया है। तो मामला ये है कि अगर ये इतना ही दिलेर है और ये कहता है कि जी मैं बड़ा इनकलाबी हूँ, तो फिर ले नाम किसी का, जिसका नाम इसने लेना उसका फिर नाम ले ना। तो ये तो कोई तरीक़ाकार नहीं है कि कहानियाँ जो है वो बना रहा है और कहानियों में ही इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। ये शहबाज गिल वाला जो जिनसी तशद्दुद का, या इसने बाद में कहा इलेक्ट्रिक शॉक का, ये दे दरख्वास्त, हम मुकदमा दर्ज करते हैं। कभी इनको ये हिम्मत हुई थी, कभी इनको ये अपना जो है ये इतनी जुर्रत हुई थी कि ये हमारे मुकदमा जो है वो दर्ज करते। मेरे ख़िलाफ़ इन्होंने झूठा मुकदमा जो है वो बनाया। मैंने बाकायदा जो है प्रिविलेज मोशन पेश की मुकदमे के अंदराज के लिए नेशनल असम्बली में, तो मेरी प्रिविलेज मोशन इन्होंने कमेटी को रेफ़र नहीं होने दी। गवर्नमेंट ने, स्पीकर कहता था कि जी मैं जब तक मेरा लीडर इजाज़त नहीं देगा उस वक्त तक मैं ऐसी कमेटी नहीं भेज सकता। तो हम तो इनको कहते हैं कि भाई अगर आपके साथ कुछ हुआ है तो आएँ, आप दरख्वास्त दें, आप इंक्वायरी करवाएं, आप मुकदमा दर्ज करवाएं। लेकिन जब आपने सिर्फ राना साहब बिल्कुल एक आखिर में एक सवाल पूछ लूं आपसे, इल्ज़ाम तराशी करनी है तो उसका तो फिर कोई हल नहीं। इस्लामाबाद की तरफ आने वाले रास्ते हैं वो केपी से हो या पंजाब से हो, दोनों जगहों पे आपकी हुकूमत नहीं है, तो आपको वहाँ से वो ताउन नहीं मिल सकेगा जो आप चाहते हो कि कैसे क्राउड को कंट्रोल करना है या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कैसे मैनेज करना है, क्राउड को कैसे मैनेजेबल रखना है, ये आप कर नहीं सकेंगे। दोनों जगहों से ताउन नहीं मिलेगा। क्या कोई ऐसी तजवीज़ है जहन में कि अल्टरनेट ऑप्शंस क्या हैं? गवर्नर रूल की कोई ऑप्शन पंजाब में ख़ास तौर पर ज़ेर गौर है, या कोई और आपके जहन में तजवीज़ है ज़ेर गौर? देखें इस बारे में जो है, ये पहली बात तो ये है कि ये जो समुंदर की बात कर रहा है ना, अब एक समुंदर में और एक गंदे नाले में बड़ा फ़र्क होता है। हमारे ख्याल में तो ये कोई समुंदर नहीं आना, और ना ही कोई 20 लाख का मजमा, ना कोई 30 लाख का कोई नहीं होना।
सर चंद हजार बरसाती लोग नाला कह लीजिए, बारिश का पानी कह लीजिए, लेकिन मेरे ख्याल में अपना अल्फाज का चुनाव बदल लीजिए, काबिल इतराज है। प्रोटेस्टर पाकिस्तानी होंगे, जो भी होंगे। नहीं, बारिश का पानी जो है वो तो पाक होता है ना। बारिश का पानी जो है ये जो फसादी जो है वो टोला है, तो इसको जो है वो चले। खैर मैं लोग तो अपने होंगे प्रोटेस्ट के अंदर, इसलिए उनके लिए ये लफ्ज ठीक नहीं है, मुनासिब नहीं है। चले मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये समुंदर वाली बात जो है ना, ये इनकी गलत है हमारी असेसमेंट के मुताबिक। और हम समझते हैं कि जो चंद हज़ार की तादाद जो है ये आएंगे, तो हम इनको बड़े मौसर तरीके से जो है वो रोक सकते हैं, अगर रोकने की ज़रूरत हुई। लेकिन अगर इन्होंने कहा कि ये रेड जोन की तरफ नहीं आएंगे और ये उन जगहों पे प्रोटेस्ट करेंगे जो जगह मुख्तस की हैं सुप्रीम कोर्ट ने या अदालत आलिया इस्लामाबाद ने, तो फिर उसके मुताबिक हम देखेंगे कि अगर इनकी कोई इंटेंशन बाद में बदलने वाली ना हो, तो फिर हम वहाँ पे जो है वो, क्योंकि अदालत का हुक्म है, तो फिर हम वहाँ तक आने पर जो है वो इनको नहीं रोकेंगे। तो इस बारे में अभी क्लैरिटी नहीं है। बात तो इन्होंने कल की है कि जी हमारा पुरअमन एहतजाज होगा, हम उन्हीं जगहों पे जाएंगे जहाँ पे हमें अदालत ने इजाज़त दी है, और हम रेड जोन में दाखिल नहीं होंगे। ये कल इमरान खान साहब की अपनी स्टेटमेंट है। अगर ये स्टेटमेंट जो है हम इसको वेरीफाई करवा रहे हैं, और इनके जो प्रोग्राम हैं, जो इनकी इनर कंसल्टेशन और प्रोग्रामिंग है, उसकी भी हम खबर ले रहे हैं, तो अगर ये बात दुरुस्त हुई तो फिर हमारा एक तरीक़ाकार मुख्तलिफ होगा उस तरीक़ाकार से जिसकी हमने ऑलरेडी तैयारी कर रखी है। राना सनाउल्लाह खान, वफाकी वज़ीर दाखिला, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ थे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।